Today we have joined here for a special webinar on CUCET. For the past few days, we have been coming across so many questions that इस साल तो CUCET आ रहा है, so we don't need to study for 12th standard or only passing percentages, it's enough, or what will be the pattern. And there are students who have even started taking the coaching and all. तो सबसे पहले तो बेटा बिफोर यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म्स, understand what is CUCT. Secondly, you all must know that where what are the weightage that we need to keep in our mind. What should be our preparations likewise? Because some of you are from science, some of you are from commerce, some of you are from humanities. So you all might be thinking कि मेरा तो एडमिशन जो है इस वाले कॉलेज में हो जाना चाहिए. Like for the commerce, it is very I can say common to think that SRCC में मेरा एडमिशन हो जाए. So is the admission to SRCC just a joke? Is CUCT directly going to get you that? Okay, हाँ भाई ठीक है, बस हमने CUCT दे दिया है, अब हम पास हो गए, अब हमारे को SRCC वाले आकर ले जाने वाले हैं. Is it so easy? And there were many students who have been, speaking to me, and they had many queries also. See, beta, सबसे पहले तो understand करिए कि in our country we have different kinds of universities. We have central universities which are completely under the central government. We have state universities, and then we have private universities. तो and all of them are governed by UGC. सभी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर ही आते हैं. ये तो आपका पहला है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसका जो गवर्निंग बॉडी है वो यूजीसी है, लेकिन विच अथॉरिटी इज गोइंग टू टेक केयर, वो हमारा आता है सेंट्रल या स्टेट. तो जो बच्चे, जिन बच्चों का पहले से दोज हु हैव बीन, दोज हु नो व्हेन वी हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग, जेईई, या फिर हम लोगों को नीट देना पड़ता है, तो there is one exam what we call as entrance exam. अब पिछले कुछ साल, I can say for the past 15 years, यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में exaggerated आपके मार्क्स रहे हैं. 100 on 100%. अब कई बच्चे मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम 100% इंग्लिश में कैसे आ गए? How can a child get 100 in English? तो the reason is, जो state universities होती हैं हमारी, उनमें they don't focus on literature but they focus more on the language skills. और language में हम आपको पूरे मार्क्स दे सकते हैं. I can give 5 on 5 even in your writing skills, whether it is a letter or it is a report, but I cannot give you complete marks in literature. आजकल फिर भी कुछ थोड़ा सा चेंज आया है. लाइक पहले क्या होता था, 2010 में अगर आपने रीडिंग स्किल्स में एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा तो आपका आंसर कट जाता था. बट नाउ ये होता है कि इवन इफ यू हैव रिटन फ्रॉम द पर्टिकुलर पैराग्राफ, अगर आपने आगे पीछे की लाइन भी ऐड की है तो आपको मार्क्स मिल जाते. सो डेफिनेटली जो बच्चा 2010 में 80 मार्क्स लाता था, आज वो बच्चा 100 लाता. तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास आते हैं सीट्स लिमिटेड. मैक्स टू मैक्स हमारे पास 50,000 सीट्स होते हैं, जिनके लिए आपके 5 लाख कैंडिडेट्स होते हैं. तो अब आप सोचो कि वो 50,000 कौन होगा. सेकेंडली, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं लक. आई डोंट बिलीव इन लक, आई कैन से, बट यस, इन बोर्ड्स थोड़ा बहुत ये आ जाता है. रीजन, I had one student, very famous student मेरा, रमनदीप.
वो बेचारा, मतलब आई कैन से ही इज अ वेरी वेरी हम्बल बॉय, बहुत अच्छा बच्चा था, बट ही बिलोंग टू अ, मतलब वो जब एलपीएस में आया था तो एलपीएस के अंदर दैट वाज टेकन ओवर बाय एलपीएस, तो उसका बेस वेस कुछ नहीं था, तो वो ही कुड नॉट इवन फ्रेम अ सेंटेंस। अगर मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा आप ये जो वाला चैप्टर है इसमें से 2 सेंटेंस बना, वो नहीं बना सकता था, बट किसी भी तरीके से वो बस ये कोशिश करता था पास हो जाए। इन 2009 बोर्ड he got 92 marks out of 100 एंड वो उसने, मैं तो उस वक्त उसकी टीचर नहीं थी, उसने बताया क्लास के अंदर कि मैं 40 मार्क्स का पेपर पूरा करके आया हूँ, तो 40 में से मेरे 33 तो आ जाएंगे। अब शायद उसके 29 आए थे, एंड टिपोलॉजी मिस्टेक्स में इट वाज गिवन 92। अब स्कूल वाले पागल तो है नहीं कि 92 मार्क्स आए तो जाकर बोलेंगे भाई ये गलत है। ऐसे कई बार होता है, बच्चे के 69 आए तो 96 चढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, व्हेन द एडमिशंस आर टेकन, हम तो सिर्फ वो इंग्लिश प्लस 4 सब्जेक्ट लेते हैं, आपके मार्क्स आ गए, एडमिशन हो गया। टू रिमूव ऑल दीज काइंड्स ऑफ abnormalities, central government has now decided कि they would be conducting CUCET, that is आपका एक common entrance test, but this entrance test will be only for the central universities, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया जो आपका जवाहरलाल नेहरू, देन और अदर यूनिवर्सिटीज लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ, वो है आपके दिल्ली के अंदर, इफ यू से अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी है, दे आर नॉट कमिंग अंडर CUCET, they will be having their separate entrance exam or criteria whatever they are going to decide। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है लाइक DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दैट्स अंडर, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे वो यूनिवर्सिटीज इनमें पार्टिसिपेट करेंगी। सो राइट नाउ वी हैव अराउंड 45 यूनिवर्सिटीज विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस CUCET, यानी कि अगर आप उन 45 यूनिवर्सिटीज के अंदर इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन, then you have the option of taking। अब आप लोग में से I know most of you are belonging to Delhi only, so you are not going to take the admission in those other universities like Aligarh Muslim University आपका हो गया, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी आपका हो गया, nobody is going to take IGNOU में आप तभी लोगे if you are doing some other course। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कोई और कोर्स करना चाहते हो तो आप जो हो इग्नाउ के अंदर एडमिशंस लेते हो, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगेन इट इज इन इलाहाबाद, सिक्किम, मिजोरम, देन आपके हिमाचल, केरला, दे आर ऑल बिलोंगिंग टू देयर ओन स्टेट्स, लेकिन दे आर गवर्नड बाय सेंट्रल। तो ये आपका CUCET जो है ये उन्हीं यूनिवर्सिटी, इन्हीं मतलब अगर आपका रैंक आ गया तो आप एलिजिबल होते हो इन 45 यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन के लिए। दैट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, द एडमिशंस का जो क्राइटेरिया है, जो मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, क्राइटेरिया आपका रहेगा बेटा, क्राइटेरिया इज डिफरेंट फ्रॉम, दैट इज eligibility is different from criteria, eligibility is different from criteria। उसका नाम क्या है, वेरी वेरी फ्रैंकली याद रखना, एलिजिबिलिटी होती है कहीं पर भी आप एडमिशन करना चाहते हो, इवन इफ यू आर गोइंग अब्रॉड ऑल्सो, और आप एडमिशन करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है 40%, 45% मिनिमम पास, whereas eligibility criteria will be set by, sorry, जो उसका नाम क्या, हाँ, बाकी जो क्राइटेरिया होगा that would be set by the universities in the later stages, but yes, as
सम स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम वो 90% तो नहीं रख देंगे, तो नो, ऐसा नहीं रखेंगे. फर्स्ट स्टेप है आप लोगों का दैट यू ऑल विल बी अप्लाइंग फॉर दिस. डीयू में आप अप्लाई करोगे तो आप उन 45 यूनिवर्सिटीज के लिए यू आर एलिजिबल. आप में से कोई बच्चा मतलब कि इफ द चाइल्ड वांट्स टू गो टू केरला और द चाइल्ड वांट्स टू परस्यू हिज स्टडी इन हिमाचल प्रदेश, और तो उनके लिए भी वो एप्लीकेबल हो जाता है. नाउ यू हैव अप्लाइड, तो अप्लाई करने के लिए यू नीड टू हैव अ पासिंग परसेंटेज एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए. देन you will be going for the exams. तो एग्जाम्स होंगे आपके which I'll discuss in length. 3 आपके डोमेन्स हैं, 3 आपके पैटर्न है. देन आपका NTA that is National Testing Agency जो है, it will be taking out a merit list. मतलब आपके मान लो 700 मार्क्स हैं, 700 में से आपके 450 हैं, तो आपका जो है एक मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा. अब आपके रैंक कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है. सो दैट वुड बी बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट यू हैव अटेन्ड इन दैट टेस्ट. नाउ हर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस अंडर DU, हर यूनिवर्सिटी as well as the colleges under DU are going to set up their own criteria कि वो किस परसेंटेज या किस रैंकिंग को जो है they are going to take. तो एक जायज सी बात है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक एलिट लाइक SRCC is not going to take a child जिसके 33% आए हैं. Definitely they would go for the students who are into the higher ranks. Now you are going to compete with around 5 to 6 lakh students, because all these students will be from the state boards also, they will be from the central board also. हमारा CBSE है, then there are state boards like केरला में आपका state board है, यूपी में state board है, महाराष्ट्र में state board है. वो बच्चे भी होंगे और आप भी होंगे, तो आपकी एक रैंकिंग आएगी, और वो जो भी मार्क्स आपके आएंगे, वॉट एवर स्कोर्स यू आर गोइंग टू, देन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विल टेल यू अंडर विच क्राइटेरिया और अंडर विच रैंक दे आर गोइंग टू एडमिट यू. दिस यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड. सेकेंड थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज, आपने जिन जिन कॉलेजेस में या जिन जिन कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई करना, लाइक साइंस वाला बच्चा BSc बॉटनी भी करेगा, साइंस वाला बच्चा BSc जनरल भी कर सकता है, कॉमर्स वाला BCom भी कर सकता है, कॉमर्स वाला BA भी कर सकता है. तो यू हैव टू ऑल्सो सी, जब NTA जो है प्रोस्पेक्टस निकालेगा, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स, and you have to appear in those subjects. So now let us come to the pattern of the paper. You will be having 3 pattern, 3 मतलब कि आपके सेट होंगे, और ये अलग अलग टाइम पे होगा. अभी मैं आपको नोटिस, I'll be sharing with you the notice. The first is language. इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, लेकिन इट इज एडवाइजेबल, नॉट माइन, ये NTA बोल रहा है कि जो लैंग्वेज आपने पढ़ा हुआ है टिल 10th और 12th, यू कैन गो फॉर दैट. इफ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, गो फॉर इंग्लिश. इफ यू आर गुड इन मैथ्स, सॉरी हिंदी, गो फॉर हिंदी. यू आर गुड इन मलयालम, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास वो भी थे जो केरला स्कूल से थे, तो उनके पास मलयालम वॉज देयर थर्ड सब्जेक्ट. इफ यू आर थरो, गो फॉर दैट. So that would be the first language test. Then second आपका जो है वो, और लैंग्वेज में आपके 2 होंगे, एक लैंग्वेज आपका मेन और दूसरा ऑप्शनल. उसमें आप फ्रेंच भी है, आई थिंक दे आर हैविंग सम इंटरनेशनल लैंग्वेजेस ऑल्सो. सो दैट्स 1. देन सेक्शन B आपका है मेन डोमेन, द डोमेन स्पेसिफिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? आप BCom ले रहे हो तो BCom से रिलेटेड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन योर ग्रेजुएशन.
अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाह रहे हो, अगर आप मतलब कि इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, तो यू हैव टू गिव दोस, आपका कॉलेज तभी आपको एडमिशन देगा. एंड इफ यू आर इंटेंडिंग टू स्टडी, लाइक हम लोग ह्यूमैनिटीज में लेते हैं, तो वी हैव ज्योग्राफी ऑल्सो, वी हैव पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, वी हैव, तो हमें जो सब्जेक्ट हमें लेना है, मतलब इन दी फर्दर आई वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ मैं इकोनॉमिक्स भी लूंगी, मैं 6 मैक्सिमम ले सकती हूँ, मैक्सिमम. क्योंकि अगर मुझे हिस्ट्री ऑनर्स में नहीं मिला तो मैं पोल ऑनर्स में चली जाऊंगी, मुझे पोल ऑनर्स में नहीं मिला तो मैं ज्योग्राफी में चली जाऊंगी. तो आई विल बी टेकिंग मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स. ये 27 सब्जेक्ट्स है जिसमें से आप 6 ले सकते हो, मैक्स टू मैक्स. एंड दैट इज आपका डोमेन. डोमेन मतलब ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको आपने ग्रेजुएशन में पढ़ने की, मतलब यू हैव केप्ट एज एन ऑप्शन. एंड द थर्ड जो आपका सेक्शन सी है, इट इज नॉट फॉर ऑल. जो सॉरी जो थर्ड सेक्शन सी है, इट इज नॉट फॉर ऑल. दैट इज बिकॉज दैट वुड बी ओनली फॉर द कॉलेजेस. जैसे वोकेशनल आपके हैं, देर आर सम वोकेशनल कोर्सेज हमारे बीए प्रोग्राम के अंदर वी हैव सम बीए प्रोग्राम के अंदर वी हैव वेरी ब्यूटीफुल कोर्सेज. तो उन वो बच्चे जो उनके अंदर जाना चाहते हैं, या फिर उस कॉलेज ने या उस यूनिवर्सिटी ने बोला दे डोंट वांट अ सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, दे वांट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज एन ओपन एलिजिबिलिटी, वोकेशनल या ओपन. वो बच्चे जो उनको अपना करते हैं, दे वुड बी मार्किंग फॉर दैट. यानी कि यू आर गोइंग टू गिव 2 मेन, इंग्लिश एक आपका मेन जाएगा और एक आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स आपके मैक्सिमम ले सकते हो. जो थर्ड है, दैट वुड बी ऑप्शनल इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दैट. सो दिस इज हाउ दिस विल बी गोइंग. आई एम टेकिंग अप each and every thing. Just give me 1 second. Now the second one जो हमारा है वो है what will be the syllabus. अब हमारा syllabus क्या रहेगा? Till now it has been very clearly said, syllabus is going to be your 12th standard syllabus. And it is also estimated that it would be literature as well as language, and more or less it would be language. क्यों? क्योंकि स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के लिटरेचर में जमीन आसमान का फर्क है. सो यू हैव टू, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज अपने किए थे, लेकिन नाउ व्हाट विल बी द एमसीक्यू, मैं आपको दिखा देती हूँ. आई विल शो यू. You will be having the factual paragraph, languages to be tested. I'll just this is the syllabus. फॉर लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज लोगे उसमें आपका आ जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. दैट इज हमने जो फर्स्ट टर्म में किया था. नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड, अगेन देयर माइट बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द, बट ऐसा नहीं कि आपको चैप्टर्स लर्न करने हैं. यू विल बी गिवन द पैराग्राफ, आरटीसी जैसे हम बोलते हैं उस तरीके से. देन आपका होगा वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब हमारे स्पेलिंग्स, ये हमारे वोकैबुलरी में आ जाते हैं. एंड वॉट एवर सिलेबस इज, दैट इज आपका जो 12th में एंटायर है वही आपका सिलेबस रहेगा. आपको उससे बाहर कोई सिलेबस जो है वो नहीं करना है. लेकिन अगर आप इफ यू आर वेरी थरो, देन आपका जो है सिलेबस आपके बिल्कुल वैसा ही चल सकता है. This is their language to be tested through reading comprehension based on different types of passages, factual, literary and narrative. You will be having 50 questions जिसमें से आपको 40 attempt करना है.
and there is negative marking also. I am repeating that students, you will be having the negative marking also, right? Secondly, आपका आ जाएगा domain subject. There are 27 domain specific subjects. A candidate may choose max to max 6 as desired by एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज. मतलब अगर आप 2-3 यूनिवर्सिटीज को मद्देनजर रख रहे हो, आई वांट टू केम फॉर जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो, आई वांट टू गो फॉर जामिया ऑल्सो, आई वांट टू डीयू, तो आपको उनके अकॉर्डिंग वो लोग क्या मांगते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू देयर क्राइटेरिया और आपको वो सब्जेक्ट सिलेबस करना पड़ेगा. It will be MCQ, but it will be based on NCERT class 12 syllabus. 45 minutes for each domain subject. यानी कि अगर आपके पास 6 है तो आप अंदाजा लगा लो आपको कितनी बार आपको देना पड़ेगा. लैंग्वेज में यू कैन चूज 3, मतलब वन ऑफ द लैंग्वेजेस चूजन टू बी डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए, एंड बाकी यू कैन ऑल्सो चूज 2. जो थर्ड है, for any undergrad program being offered by universities where a general test is going to be taken for admission. मतलब there are, जैसे BA program है, they may not ask you for specifically political science, they may not ask you for history, they may say general test. तो उसमें आपका, जैसे हमारे यहाँ BBA होता है, BBA में जनरल एप्टीट्यूड जाता है, तो वहां आपका general aptitude, current affairs, general mental ability, numerical ability, quantitative, and whatever you have studied till class 8, logical and analytical reasoning, ये आपके होंगे for the third domain. That is, अगर आप लोग जो हो ऐसा, जैसे BBA है, BBA में हम लोग generalize लेते हैं, we cannot say BBA के अंदर हम लोग जो है we are not studying only business administration, we are studying different. तो हो सकता है आपसे बोला जाए कि यू हैव टू अपीयर फॉर द जनरल एप्टीट्यूड. तो दिस विल बी द पैटर्न यू हैव टू फॉलो. सिलेबस आपका कंप्लीटली NCERT मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12 ओनली. तो आप जो भी पढ़ रहे हो, जितनी भी प्रैक्टिस करते हो, लाइक इन इंग्लिश यू हैव एम्पल प्रैक्टिस. आई एम ऑलवेज गिविंग यू द प्रैक्टिस ऑफ लिटरेचर एंड ऑल, and also for the reading section, that should be your ace. For subject related, like आपके पास bio है या फिर chemistry है या business studies है या political science है, if you are intending कि आपको आगे उसे पढ़ना, तो आपको जो है NCERT को thoroughly लेना पड़ेगा. So those who are going to study the 12th standard NCERT को अच्छे से करेगा, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी. बट यस, जो एक बार एक क्वेश्चन आ रहा हर बच्चे का कि मैम 40% आ गए तो हम लोगों को मिल जाएगा, तो ये आयुष, आई एम गिविंग यू ऑल द आंसर्स बेटा. व्हेन व्हाट आई एम गिविंग यू, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. जो आपका मतलब कि आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो बेटा मार्क्स इज नॉट गोइंग टू बी आपका जो है NTA विल बी मेकिंग वन merit list. आपका NTA will be making a merit list. Now you are not competing with 50,000 people, you are competing with 6 to 7 lakh people across India. पहले आप मार्क्स से कॉम्पीट कर रहे थे, अब आपको रैंक से करना पड़ेगा. जो NTA है, which was earlier called as Ministry of Human Resources के अंडर, they will be preparing the test, they will be making the merit list, and based on that merit list you will be getting, और हर कॉलेज अपना एक क्राइटेरिया भी बाद में सेट करेगा. राइट नाउ दे विल नॉट सेट, बट दे विल से मिनिमम मेरा, हम मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ फ्रॉम द इंजीनियरिंग एंड फ्रॉम द मेडिकल, क्योंकि उसको मैं बहुत रिलेट करती हूँ. वी हैव मेनी स्टूडेंट्स. मेडिकल में क्या होता है आपके, मतलब जो हमारा मेडिकल में होता है उसमें क्या होता है कि जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, मतलब 700 का आपका पेपर होता है, एंड इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू MBBS, आपको जो है मिनिमम जनरल कैटेगरी में
जो कैटेगरी वाला है वो सब कुछ इसमें वैसा की वैसा ही अप्लाई होगा. इफ यू आर बिलोंगिंग टू EWS कोटा, यू आर बिलोंगिंग टू मिनॉरिटीज, यू आर बिलोंगिंग टू SC ST, वो सब इसमें वैसा ही जाएगा. उनके लिए एक परसेंटेज अलग होता है. मतलब मान लो एक जनरल कैटेगरी में जो एक कॉलेज है वो कहता है कि मैं 10th रैंक पर लूंगा, तो फॉर द अदर जो लोग कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए वो कहते हैं वी विल टेक ऑन 100th रैंक. यानी कि SC ST OBC वाला बच्चा अगर 100th रैंक भी लाया तो उसका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में 10th में होता है. तो जैसे निफ्ट में होता है. निफ्ट इज आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, देन आपका MBBS एंड देन आपका इंजीनियरिंग. मान लो आपके 700 मार्क्स हैं, 700 का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना. तो 700 में से आपके आए हैं 600. देन यू हैव, हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं विच आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जिनकी फीस आपकी नॉमिनल होती है. देन आपके होते हैं स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज. सो जो यूनिवर्सिटीज CUCET में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इन इंजीनियरिंग एंड उनमें, देन दे आर गिवन जो बच्चा मान लो कोई बच्चा उसके 600 मार्क्स है, तो 600 में जो कॉलेजेस अप्लाई, मतलब कि दे टेक, गवर्नमेंट कॉलेजेस नॉर्मली 600 अबाउ लेती हैं, देन सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होती हैं वो 600 में लेती हैं. सो इफ यू आर इनटू दैट, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यू आर अलॉटेड द कॉलेज. तो आप चॉइस कर सकते हो, यू कैन अप्लाई टू दैट कॉलेज. आपका जो है आपके रैंकिंग आ जाएगी, आपका जो है मार्क्स आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा. फिर कॉलेज वाले अपना मेरिट लिस्ट निकालेंगे. तो अगर आपका मैच करता है उस कॉलेज में, एंड कॉलेज अपना क्राइटेरिया भी सेट करेगा, लाइक 12th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज मिनिमम होना चाहिए. इट इज एक्सपेक्टेड दैट 60 to 70 फेयर मिनिमम होना चाहिए आपका. तो एंड द चाइल्ड हैज गॉट दिस मच ऑफ रैंक या इतने मार्क्स हैं, तो दे मे एडमिट दो स्टूडेंट्स. तो बेटा इट इज नॉट गोइंग टू बी सो ईजी एज, बहुत आसान लग रहा है 40% में हम लोगों को जो है SRCC मिल जाएगा या वॉट एवर डिजायर्ड कॉलेज. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी. all the colleges, courses like DU-JAT. DU-JAT जो है that was basically for joint aptitude test for BBA, BMS, मतलब हम DU में उसको BMS के नाम से जानते हैं. तो वो भी आपका इसके अंदर मर्ज हो चुका है. मैंने अभी आपको BBA का एक एग्जाम्पल दिया था, दैट इन JNU यू हैव BBA. तो DU के अंदर आप BMS के अंदर एडमिट करना चाहते हो, तो मे बी यू मे बी आस्क्ड टू फिल द एप्टीट्यूड वाला आपको करना पड़ेगा. मतलब आपको एक इंग्लिश लेना पड़ेगा, इंग्लिश मतलब एनी लैंग्वेज लेना पड़ेगा. डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, लाइक BMS में मैथ्स इज कंपलसरी, तो आपको मैथ्स लेना पड़ेगा. देन आपको मतलब आप अकाउंट्स लेना चाहते हो, इको लेना चाहते हो, आप वो ले लोगे. प्लस you are also supposed to take the third test, that is the general test, because all the admissions पहले हमारे BLED के लिए होते थे DU में अलग से एंट्रेंस, देन आपका उसके लिए मीडिया के लिए होता था, BGMC के लिए होता था, देन आपका DU-JAT होता था. now all of them are now going to come under this only, CUCET only. there will be no separate test for DU-JAT. CUCET के अंदर ही जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको फॉर्म फिलअप करना दैट यू आर ऑल्सो फिलिंग फॉर BMS. तो BMS के लिए वॉट एवर दे आर गोइंग टू गिव यू द क्राइटेरिया, वो आपको जो है वो पेपर आपको देना है. दिस इज द एंटायर CUCET. नाउ द नेक्स्ट कम्स हाउ टू प्रिपेयर, व्हेन टू प्रिपेयर. मैम घर वाले कह रहे हैं कि अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो. मैम हमारे पास 1 महीना होगा. सी लेट मी टेल यू, सिलेबस अभी हमारे सामने आया है. This is the syllabus which I have shared. यानी कि syllabus कुछ नहीं है. Everything what you are right now studying and everything what you have studied in term 1 is your syllabus. तो आपको क्या करना है, अभी जो आप पढ़ रहे हो term 2 के लिए, उसको तो आप अच्छे से पढ़ो. I know there are some students who are really I can say I have high regards कि पूरा NCERT बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो वो आपको काम आएगा. And then when you are having 1 month after the board exams, you will have the time to revise your term 1 syllabus also. And
At that period, you can take up any coaching if you want. You can take up the coaching, क्योंकि आपको जो है पहली बार ये पेपर होने वाला है. So you can take up the coaching from some institute, but अभी कोई भी बच्चा hasty होकर कोचिंग नहीं लेगा. The reason is, भाई कोचिंग में किस चीज़ का दूंगी? अब मुझे तो मेरा पता लग गया है. If I am starting a coaching for English, so I know what I have to do with you. I know what I have to do with you. मुझे आपको रीडिंग को अच्छे से एज करवाना है, मुझे आपको लैंग्वेज को अच्छे से करवाना है, तो वो मैं आपको करवा दूंगी. मुझे बिजनेस स्टडीज का बहुत अच्छे से पता है, मुझे पॉलिटिकल साइंस का पता, तो आई कैन टेक दो डोमेन और लैंग्वेज को मैं ले लूंगी. लेकिन अगर मान लो कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, वो कहता है मेरे को 40,000 रुपये दे दो. ठीक है, आपने 40,000 दिया, बट वॉट ही इज गोइंग टू डू? आपकी स्कूल के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं. एनसीईआरटी आपके हाथ में है, बस आपको उसका इंटरनल क्वेश्चन याद रखना है. आपको उसी के अंदर से तो क्वेश्चन आएगा, और रीडिंग में तो वैसे भी नथिंग इज ऐसा कुछ अलग से नहीं दिया हुआ. सो जस्ट फॉर इंग्लिश यू ऑल हैव द वेरी आप अगर आप में से कोई बच्चा इंग्लिश ले रहा है तो आपके पास एक एज है. आप लोगों ने फर्स्ट टर्म जो है पूरा एमसीक्यू दिया है, और अब अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो, मैंने फर्स्ट टर्म में भी कहा था कि प्लीज कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान करना, यही आपको आप लोगों को आगे काम आएगा. सो यू कैन प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. अगर आप पास फर्स्ट टर्म की बुक्स पढ़ी हैं या मटीरियल पढ़ा है, उसमें आप लैंग्वेज को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो. एंड सेकेंड टर्म का जो आपका अभी चल रहा है लिटरेचर, और आपका बीएसटी पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसको अच्छे से एस करो. एंड देन व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग योर दिस टर्म, आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि दिस टेस्ट इज सब्जेक्टिव. उसके बाद यू कैन वंस अगेन इफ यू वांट टू टेक, क्योंकि फिर आपको पता होगा आपको किस सब्जेक्ट के लिए यू वांट टू टेक द कोचिंग. आप क्योंकि 1 अप्रैल को आप लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू करोगे, तो मे बी एक बच्चा 1 अप्रैल को करेगा, एक बच्चा 10 अप्रैल को करेगा. सो यू विल कम टू नो कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू लर्न, विच सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान करना है, वो आप कर सकते हो. एंड दोज हु आर ऑल्सो, जैसे अभी BMS करना चाहते हो, तो जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर. दैट थोड़ा सा आपका मुश्किल होता है. सो दैट इज नो, अभी तक बेटा रिवाइज सिलेबस ही बोला है. वी हैव नॉट बीन टोल्ड दैट द डिलीटेड सिलेबस विल बी देयर. इट्स नॉट देयर, only the revised syllabus. But we have been also told that they will be giving us the topics also for each subject जिस पर हमें cover करना होगा. Like if I'm taking business studies or economics, or I'm taking accounts, so what are the subjects, what are the exact topics that I'm going to cover? That also you will be getting very shortly. So yes, so directly please know WhatsApp, whatever you will be having the query, I'll take after this 10 minutes मैं आपको दूंगी. You can take up. DU chat is going to be merged with this. अब DU chat करके नहीं है. जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपने अगर आपने बीकॉम करना है तो बीकॉम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? अकाउंट्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा. दूसरा आपने ऑप्शन रखा, बाय चांस मुझे बीकॉम नहीं मिल रहा है, तो देन आई हैव यस यू कैन अप्लाइड मैथ्स. दैट वुड बी, आपको मैथ्स जो है दैट वुड बी बेसिक मैथ्स 10 तक का. It's not going to be that much. So they will be giving you specifically that you have to fill this. आपको ये करना है, मैथमेटिक्स में आपको ये करना है, so you can fill those. So don't worry for all those. Just don't think that अब तो बहुत आसान हो गया है, अब तो मुझे 12th का सिलेबस ही नहीं पढ़ना, तो बेटा अब 12th का सिलेबस आपको ज़्यादा पढ़ना. Now you are not competing for 99.9%, but you are going to compete for your rank. और रैंक आपकी तभी आएगी if you are very 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 thorough. मुझे याद है मेरी कज़न थी, तो she had given the MBBS exam, मतलब अभी नहीं, बहुत साल, मतलब it's 15 years back. तो she said कि even though she is my cousin, but छोटी है, तो she said to me, she told me, आपको पता है रमा दी क्या हुआ था कि क्वेश्चन जो 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, उस पर क्वेश्चन आया था. सो द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी व्हाट यू हैव लर्नड, नॉट व्हाट यू हैव रटाफिकेशन किया आपने.
तो इसीलिए यू आर नॉट कम्पीटिंग योर सेल्फ फॉर 99%, बट अगर आपको रैंक लानी है, अगर आपको DU के अंदर किसी कॉलेज के अंदर जाना है, तो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। ये नहीं बोला है कि स्टेट बोर्ड इज नॉट गोइंग टू, नाउ स्टेट बोर्ड के हो और सेंट्रल बोर्ड के हो। पहले ये होता था जिसके 100% थे उसको SRCC मिल गया या फिर सेंट स्टीफेंस मिल गया, मिरांडा मिल गया, ऐसे होता था। बट नाउ इट विल नॉट बी। अगर आपकी भी रैंक उसमें है, यू विल गेट। और रैंक लेने के लिए आपको पढ़ना तो तब भी पड़ेगा। सो डोंट थिंक ऑन दैट लाइक हमारे ऐसे ऐसे कोर्सेज होंगे विद, जैसे पुजीत वगैरह हैं, पुजीत अनुश्री वगैरह हैं, दे आर ऑन टू द कंप्यूटर वगैरह लेना चाहते हैं, तो यू विल बी हैविंग द कंप्यूटर्स के लिए आपका कोर्स है। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई what is the course that you are likely to pursue in your grads. You have to keep 2 or 3 options in front of you. Like for a humanity students, हमारे पास सबसे पहला आता है, सबसे पहले हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं any honors in any subject, like English honors, political science honors, history honors, geography honors. Then for a commerce students we have BCom, BBA, BMS, ये हमारे subjects होते हैं. Then BCom के अंदर भी we have BCom program and BCom honors. Then in science we have BSc, तो BSc आपका जनरल भी है, बॉटनी भी है, जिनके पास बायोलॉजी है वो बॉटनी ले सकते हैं, जिनके पास बायो नहीं है वो केमिस्ट्री या BSc मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, देन IT, BSc IT, ये सारे आपके पास कोर्सेज आ जाते हैं. एंड देन यू हैव जनरल कोर्सेज लाइक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये हर एक बच्चा लेता है, मतलब इट इज़ एन ओपन वन. A child who is having commerce also, a child who is having humanities, or a child who is having, अगर उसको करना है तो the child may appear for that BJMC, मतलब BMC बोलते हैं हम लोग DU में. तो journalism and mass communication, तो you have to first of all identify what are the options. नंबर 1 मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, नंबर 2 मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, नंबर 3, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट को लर्न करना. So within 2 or 3 days, 1st of April, it is going to be out. So you have the option. You will be having a clarity. तो आप लोग उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान करिए. And please do not think, okay, criteria will be fill करने के लिए, even आप MBBS का NEET भी fill करने के लिए, your criteria is only 40%. तो क्या हर 40% को NEET मिल जाता है, MBBS मिल जाता है? No. It depends on their ranks. It depends on their marks. एंड इट डिपेंड, उनके तो काउंसलिंग वगैरह भी होती है, यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होगी आप लोगों की. उनकी क्या होती है, द काउंसलिंग इज डन, मतलब काउंसलिंग का मतलब होता है उनको जो है रैंक्स पहले अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद हर कॉलेज अपना काउंसलिंग निकालती है, मतलब सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अलग होती है, देन आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने टाइम में होता है. आप लोगों का ऐसा नहीं होगा, वो डिफरेंस है. जैसे बच्चा MBBS दे रहा, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो JEE या MBBS दे रहा होगा, तो आपकी उसकी अलग से काउंसलिंग चलेगी. आपका रिजल्ट आ गया, आपके मान लो 600 मार्क्स हैं, तो वेन एवर द काउंसलिंग ओपन्स देन यू कैन, आपकी चॉइस फिलिंग होती है, आप कौन कौन से कॉलेज के अंदर फिल करना चाहते हो, एंड देन आपको अलॉटमेंट वो लोग करते हैं, आपको अलॉटमेंट वो लोग करते हैं. लाइक मेरी डॉटर का भी MS जो MDS का उसको करना था, तो उसकी रैंक बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों ने जो है नंबर 1 नंबर 2 करके हमने कर रखा था. शी वॉज ऑल्सो एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, बट हमने गवर्नमेंट नहीं लिया था बिकॉज ओरल सर्जरी में सविधा डेंटल कॉलेज इज नंबर 1. तो उस वक्त में NRF ने जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट निकाली थी, तो अकॉर्डिंग टू दैट मणिपाल वॉज नंबर 1, DY पाटिल वॉज नंबर 2, सविधा वॉज नंबर 3, ऐसे करके था. एंड इसने जो है अपना चॉइस फिल कर रखा था सविधा, DY पाटिल, लेकिन इसको DY पाटिल मिल गया था. तो उनके अंदर क्या होता है, अलॉटमेंट इज डन बाय द काउंसलिंग वन. उनकी काउंसलिंग ओपन होती है, काउंसलिंग ओपन, अब आप चॉइस फिल करो, फिर वो चॉइस फिल कर देते हैं, फिर दे अलॉट. आपके में ऐसा नहीं होगा, आपके में आपको सिर्फ NTA रैंकिंग मेरिट दे देगी, आपके ये मार्क्स हैं और आपका रैंक अकॉर्डिंगली ये है. कॉलेजेस फिर अपनी रैंकिंग, अपना मेरिट निकालेगी कि हम इस नंबर या इस रैंक या फिर इस स्कोर को मतलब कि वी आर गोइंग टू टेक.
दैट कैन बी योर 12th स्कोर ऑल्सो, दैट मतलब हो सकता है कॉलेज वाले कहते हैं मिनिमम 70% होना चाहिए, रैंक हमारी 200 से 300 के बीच में होना चाहिए, या मार्क्स हमारे इतने होने चाहिए, ऐसा वो क्राइटेरिया सेट करेंगे और ये 100% श्योर है. This is already given by the UGC and this has been given by NTA also, that universities and colleges will be setting up the criteria. Like JNU बोल सकता है मैं 1 to 1000 वाले बच्चों को ही लूंगा, DU बोल सकता है, DU के अंदर हंसराज बोल सकता है मैं 1 to 1000 को लूंगा, SRCC बोल सकता है मैं 1 to 100 को ही लूंगा, दूसरा बोल सकता है मैं 500 to 600 को लूंगा. तो आप जिस में आपके मार्क्स होंगे आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो. तो इट इज नाउ मोर डिफिकल्ट इन फैक्ट देन अर्लियर. पहले तो हम आपको ऐसे पुश करके मार्क्स ले आते थे, अब ये होगा कि आपको मार्क्स के साथ स्कोर पर भी ध्यान करना है. मार्क्स इट्स जस्ट, हो सकता है कोई कॉलेज बोलते मिनिमम इतना परसेंटेज हो, तो यू हैव टू कीप अ मिनिमम बफर ऑफ 70 to 75%, लाइक SRCC, सॉरी क्या नाम है दिस, SRM यूनिवर्सिटी जो है वो मिनिमम 75% मांगता है. मतलब उनका SRM का अपना, दे आर हैविंग द एंट्रेंस, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन एग्जांपल, लेकिन वो मिनिमम 75% मांगता स्पेसिफिकली इन इंग्लिश. तो एवरी कॉलेज विल बी हैविंग दैट प्रिविलेज कि वो अपना क्राइटेरिया सेट करेगा. हाँ 90 नहीं करेगा, 90 नहीं करेगा, इट विल बी समवेयर अराउंड 70 to 75% मिनिमम इतना, और रैंकिंग वो सेट कर देगा, हम इस रैंक के बच्चे को हम लेंगे. तो यानी कि नाउ यू आर गोइंग टू फाइट फॉर द रैंक्स एंड बेटर मार्क्स. और सबसे बड़ा जो नेगेटिव है ना वो है नेगेटिव मार्किंग. अगर आपने आईपी में क्या होता है, जो बच्चे आईपी के आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, आईपी में एक अच्छी बात क्या है, यू डोंट हैव अ नेगेटिव मार्किंग. आपने 100 क्वेश्चंस किए, 50 गलत हो गए, आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन नेगेटिव मार्किंग में क्या होगा, वो 50 के आपके माइनस 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 होके आपके मार्क्स 0 आ जाएंगे. So negative marking will be killing you. So you have to ace up your NCERT. This is all about CUCET. Now one by one you can put up your questions on the chat box. If you have any, I can readily answer it. सही होना की वेटेज तो ज़्यादा है 3 to 4 मार्क्स का. See, there is nothing like 3 to 4. There will be only one marker question, right? तो 1 wrong है तो minus I think 3/4 होता है. इन जो बाकी एंट्रेंस एग्जाम से उसमें -3/4 होता है, नॉट फुल नहीं होता, 0.34 ऐसे होता है. दैट विल बी जस्ट यू हैव टू एस अप. And Pujit, your answer, your question is very, very valid कि we have to study the deleted syllabus. So they have said that they are going to release the thorough syllabus. मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से आपको topics लेने हैं, that they would be telling you. Syllabus is only, no, only 12th. I have, it is written, clearly written here, beta. ये रहा देखो, ये रहा. Here you can see all the questions will be benchmarked at the at the level of class 12 only. Students having studied in class 12 board syllabus would be able to do well in CUCET. So it's very clearly mentioned. This is mentioned at second, मतलब कि 2-3 जगहों पे लिखा हुआ है NCERT 12th standard, NCERT 12th standard लिखा हुआ है. So just ace up your 12th. हाँ, if अभी see the criteria for BMS hasn't come, so if you have even filled, तो you will not be given the, आपको जो है you will not be given that apply. Ma'am, the syllabus will include all the 5 subjects. In fact, I'll tell you one thing, Ansh, your very good question. Even if you have not studied that subject also, you can fill. मतलब मान लो आपके पास जो है बायो है, आप बायोटेक्नोलॉजी भी फिल कर सकते हो. बट इट इज एडवाइजेबल कि आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसे फिल कर दो कि तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है. दिस इज ओपन.
दिस इज ओपन, यू कैन, दिस इज ओपन। मतलब मान लो आपने जो है, यू हैव नॉट स्टडीड मैथ्स, जैसे संभव ने मुझसे पूछा, यू कैन फिल फॉर मैथ्स। हु सेड यू कैन नॉट फिल? यू कैन फिल, it is very clearly mentioned. I can share that. It's very clearly mentioned that you can fill that form also. Generally the languages or subjects chosen should be the one that a student has opted in his latest class 12 board. However, if university permits any flexibility in this regard, the same can be exercised. So you must carefully refer to eligibility requirement of various central universities in this regard. Moreover, if the subject is being, मतलब जो आपने undergraduate में है, it is not available in the list, the candidate may choose the subject closest to his choice. For example, biochemistry, अगर बायोकेमिस्ट्री है तो आप बायोकेमिस्ट्री की जगह आप बायोलॉजी ले सकते हो। तो दिस इज वेरी, मतलब कि आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास वो सब्जेक्ट अभी है, इट इज नॉट नेसेसरी। इवन इफ यू डोंट हैव तो आप ले लोगे। For how many courses one can opt? You can opt for many courses at the same time, because BCom, मतलब for example a child who is in, हम लोग जब normal form fill up करते हैं ना, I used to tell my students सभी में भर दो। मतलब सभी मतलब कुछ तो ऐसे भी होते थे जो हिंदी और संस्कृत भी भरते थे, बट मैं कहती थी अगर आप बीकॉम में हो, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम बीबी, मतलब कि अगर आपके पास है बीए, सब भर दो। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, तो मैंने बच्चों को कहा था बीए प्रोग्राम वगैरह में भर दो, अगर आपका उसमें आ जाता तो आप उसमें ले लो। सो दैट विल बी, यू कैन ऑफर, इट इज नॉट लाइक 1 नंबर या 2 नंबर, यू कैन एक्ट फॉर n नंबर कोर्सेज विच आर एप्लीकेबल। लेकिन आप मैक्स टू मैक्स 6 डोमेन को ही कर सकते हो। तो आप खुद ही देख लो उस 6 सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आ सकते हैं। मेरा एक डाउट है कि बीकॉम ऑनर्स में है ओनली अकाउंट्स एंड आई फिल्ड अकाउंट्स बीएसटी निको, तो वो खाली अकाउंट्स का नंबर लेंगे ना? नो 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 नो, इट विल बी कंप्लीटली आपका, आपने जितने पेपर्स दिए हैं, इफ यू आर गिवन द, इफ यू आर गिविंग द टेस्ट ऑफ बीएसटी इको अकाउंट्स, उनका मिला के आपका स्कोर बनेगा। आपका उसका मिला के स्कोर बनेगा। हाँ, तो आपको मैक्स टू मैक्स 6 सब्जेक्ट लेना ना, मैक्स टू मैक्स, यू डोंट नीड टू टेक, यू नो, इट इज अप टू यू, आप 2 लो, डोंट टेक, बट यू हैव टू बी, देन मान लो यू आर वेरी पर्टिकुलर, मुझे तो यही करना है, आई वांट टू गो फॉर ओनली इंग्लिश ऑनर्स, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक इंग्लिश और उससे रिलेटेड 2 ही सब्जेक्ट लो। वो तो आपके दिमाग के ऊपर है। इफ यू वांट, आप सोचो मैं ये भी भर दूं वो भी भर दूं, देन यू हैव टू टेक 6 सब्जेक्ट, डोंट टेक, यू टेक। हाँ, तो दैट इज अप टू यू। Definitely beta for see maths, numerical aptitudes, then आपका general ability, and then आपके जो ये logical reason है, इसके लिए you need a short term course, because all the entrance exam का एक fundamental principle है time management, and second is how to attempt the questions without getting negative marking, like उसमें हम लोग MBBS में करवाते हैं, तो हम बच्चों को बोलते हैं अगर आपको इतना सा भी डाउट है ना, वो क्वेश्चन छोड़ दो। रीजन अब आप पूछोगे मैम छोड़ दो तो क्या मतलब, तो हमारे लिए नुकसान हो गया। मान लो एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है, अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो आपके माइनस हो गए, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया ना तो आपके सिर्फ 0 लगेंगे, माइनस नहीं लगेंगे। माइनस में तो आपके जो मार्क्स हो उनमें से मार्क्स घट जाएंगे। सो इट इज अ ट्रिक, और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये आपको सिखाते हैं व्हेन यू आर टेकिंग द कोचिंग। टाइम मैनेजमेंट, they cannot teach you what is going to come, but they can teach you the time management and they can give you the tips and tricks how to perform it within that time। कौन कौन से क्वेश्चंस को आप लीव कर सकते हो। एक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, मैं सच में बता रही हूँ, देयर आर स्टूडेंट्स इन जेई, मेरे अपने ही है जो, मतलब जिनको मैं काउंसलिंग करती हूँ, वो मैथ्स अटेम्प्ट ही नहीं करके आते। वो कहते हैं हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 60।
स्टिल दे गेट इन टू द टॉप मोस्ट कॉलेजेस. द रीजन इज उन्होंने बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह को बहुत अच्छे, मतलब सॉरी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह को अच्छे से कर रखा होता है. सो यू हैव टू कीप दोज कॉन्फिडेंस, मतलब कि वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको अपने पास रखना है. एंड यू हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन आएगा. लाइक व्हाट विल बी द, अभी जैसे पुजित ने पूछा व्हाट इज द सिलेबस, तो सिलेबस के अंदर मैथ्स में दिया आपका ये आएगा ये आएगा, बिकॉज सिलेबस विल बी यूनिफॉर्म. साइंस के लिए यूनिफॉर्म सिलेबस होगा, जनरल के लिए आपका तो आपका एक सिलेबस होगा, 10th में आपने जो भी पढ़ा होगा, तो वो सिलेबस को आपने अच्छे से एस करना है. So that will be helpful to you, and definitely when you take the coaching and all, you also get to know that how within this time frame हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. लाइक अभी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को देखती हूँ तो सर्टन टाइम्स इट इज़ लाइक कि मैं 45 मिनट्स का देती हूँ, मेरे पास 7:15 7:20 पे आ रहा होता है. दैट इज वेयर यू आर गोइंग, यू आर ऑल लैकिंग. दैट विल किल यू. यू हैव टू कंप्लीट दैट, क्योंकि आपके पास कैलकुलेशंस भी होंगी तो आपको करना है. एंड देन इट इज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपके पास वो हूटर वो आपका बचता रहेगा, घड़ी देवी जी आपकी बचती रहेंगी कि भाई इतने मिनट में आपका खत्म होने वाला है. तो यू हैव टू. एंड थर्ड इज द ट्रिक्स हाउ टू अवॉइड दोज क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है नेगेटिव मार्किंग हो सकती है. वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस ऑल दीज. हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है वी हैव फेस विद द साइंस स्टूडेंट जो लोग जेई वगैरह देते हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील फॉर दो स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स हु आर नाउ कमिंग टू कॉमर्स बैकग्राउंड है, या फिर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, उनके लिए इट इज़ नॉट न्यू, बट इट विल बी डेफिनेटली अ चैलेंज, क्योंकि जो आपकी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी है आपकी. अभी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक मैंने अनुश्री का भरवाया था, तो मैंने बोला था कि आप मतलब उसमें भर लेना. लाइक वो है आपका भारतीय विद्यापीठ हो गया, या फिर इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दे विल बी हैविंग देयर ओन क्राइटेरिया. बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर डी यू से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो JNU, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑल दोज 45 यूनिवर्सिटीज, उन्हीं को आपने करना है. सी वी कैन नॉट say that without maths it is only कि ऐसा तो है नहीं कि you will not be attempting any question, but yes अगर आपका criteria है you want to go into that, तो you have to take up that. क्योंकि maths के लिए they have been specially they have said that those courses which will be requiring maths as a basic, even for the science students, even for the like एक बच्चा जो है humanities से he wants to go for economics, so the child can take economics, the child can also apply for maths. like मेरे पास जो humanities के बच्चे हैं, if they want to go for economics, अभी क्या था इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए दे हैड टू टेक अप, वो ये कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के साथ में मैथ्स भर सकते हैं, दे कैन टेक अप अ कोचिंग एंड फिल दैट, दे कैन गेट इनटू एडमिशन. हाँ, दे हैव नॉट स्टडीड इट टिल 12th स्टैंडर्ड, बट येस दे हैव टू स्टडी इट फॉर दैट कोर्स, दे सकते हैं. सो देर आर प्लस माइनस. No, we don't have the BBA, we have BMS only, we don't have BBA. We have BCom honors, we have BCom program. We don't have BBA. BBA is called as BMS in Bachelor's in Financial Management. They don't call it as BBA. Any other query for any other child? Just if you don't have any query, I'll just suggest you कि please जो मैं आपको करवाती हूँ अपने अपने subjects में, whenever I'm doing you, I'm going with the NCERT only, तो please ace on your NCERT. Start preparing your English whenever you are getting the time, because I'm already preparing it in the same manner कि I'm looking कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है. If I take second book, then I take the first book, then I take reading section. So I'm going to definitely make it short. लेकिन अब रीडिंग में आफ्टर द एग्जाम्स यू कैन मेक इट श्योर कि आप लोग दोबारा से जो है
अपना MCQ वाला पैटर्न दोबारा से स्टार्ट कर दो, बिकॉज दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू। एंड फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास अभी 1.5 months है, जो सेकेंड टर्म है उसको अच्छे से करते रहो, फर्स्ट टर्म को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना बस। इट्स नॉट हार्ड, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट ट्रिक। You now will be having more options। मतलब पहले बच्चों को ऑप्शंस का पता नहीं होता था, अब ये होता है कि मतलब कि कॉलेजेस, लेकिन यू हैव टू बी वेरी श्योर वाइल यू आर फिलिंग, आपको उस यूनिवर्सिटी के साइट पर जाके उनके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। बाद में आप सोचो कि मेरा तो भाई, मेरे को तो SRCC में चाहिए था, मैंने तो, या फिर इस कॉलेज में चाहिए था, बाद में पता लगा आपने क्राइटेरिया देखा ही नहीं था। So before filling the form, go through the criteria properly. Like if you want to go for English honors, तो English के लिए उन्होंने क्या दिया है? Every college, every university will be setting some criteria. ये मत सोच के चलना 40% is only and only the eligibility। मतलब किसी बच्चे के 33 है तो वो CUCT का फॉर्म नहीं फिल कर सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे के 40 है तो फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन एडमिशन इज नॉट गारंटेड। Admissions will be purely on the basis of your scores, and scores what they are going to accept will be prepared by the universities and respected colleges later on। NTA सिर्फ आपका एग्जाम लेगा, आपने जो भी परफॉर्म किया, जैसे आपके बोर्ड्स में मार्क्स आते हैं आपकी एक मार्कशीट आ जाएगी, एंड देन द कॉलेजेस विल टेल हम तो इस रैंक वाले को लेंगे, हम तो इस मतलब को लेंगे, आपको वहां जाके लेना पड़ेगा। बस कहते हैं ना, लड़ाई पहले ऐसे थी अब थोड़ी ऐसे, बस दैट्स द ओनली थिंग। पहले आपको ऐसे लड़ना पड़ रहा था झगड़ के, अब आपको पीछे से लेके झगड़ना पड़ रहा है बस। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर, क्राइटेरिया विल बी देयर व्हेन यू आर फिलिंग अप द फॉर्म, उसी के अंदर पूरा प्रोस्पेक्टस में एवरीथिंग विल कम, इनसाइड द प्रोस्पेक्टस इट वुड कम। Anything else? Anyone? Hope it is clear.